friends. Myself Ramesh Gupta. I'll be taking your Advanced Management Accounting classes. Before I start class, आपको इस सिलेबस के बारे में कुछ नॉलेज दे रहे हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने आपके इस एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट कॉस्टिंग एंड सेकेंड पार्ट ऑपरेशन रिसर्च, जिसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं, यू कैन से मैथमेटिकल पार्ट। सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट से कितने आएंगे और ऑपरेशन रिसर्च पार्ट से कितने आएंगे, बट एज पर पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे बोल सकते हैं कि 20 to 30 मार्क्स आपके ऑपरेशन रिसर्च पार्ट से कवर किए जाएंगे एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ योर कॉस्टिंग। सीए फाइनल लेवल में क्वेश्चन पेपर का कोई ट्रेंड नहीं है, पेपर में कितना थ्योरी रहेंगे, कितने प्रैक्टिकल्स रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इट्स माय एडवाइस, आप कोई भी प्रेडिक्शन करके नहीं जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में कॉस्ट अकाउंटिंग से कितना आ रहे हैं और ऑपरेशन रिसर्च पार्ट से कितना आएगा और थ्योरी कितने थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब का किसी भी पे गाइडलाइन नहीं है सीए इंस्टीट्यूट का। बट जनरली वी कैन से 20-30 मार्क्स के मैथ्स पार्ट कवर रहते हैं एंड रिमेनिंग इज़ कॉस्टिंग, और आपके थ्योरी भी बहुत सारे कवर रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको मैं प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल सारे पार्ट को कवर करेंगे। आपको कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रैक्टिकल आउटसाइड से नहीं करना है। इस मैथ में सारे प्रैक्टिकल्स चैप्टर्स एज वेल एज जितने भी थियोरेटिकल पार्ट्स हैं, सभी पार्ट कवर्ड है। फ्रेंड्स, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कुछ नॉलेज दे रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है मैनेजमेंट को डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करना। आप इस सब्जेक्ट को पढ़कर एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाएंगे और आपका रोल रहेगा मैनेजमेंट को हेल्प करना, मैनेजमेंट को शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करना। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारे रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स चाहिए होता है, जो आपको इस सब्जेक्ट से ट्रेनिंग मिल जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, और आप अपने मैनेजमेंट को यूज़फुल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे सो डैट आपकी मैनेजमेंट कैन टेक प्रॉपर डिसीजन। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कंसेप्ट लास्ट 20 ईयर्स से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। द रीज़न इज़ गवर्नमेंट का डीरेगुलाइजेशन पॉलिसी एज वेल एज कंपटीशन फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। ये 2 रीज़न, डीरेगुलेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन कर दिया बहुत सारे बिजनेस में, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था वो सब प्राइवेट सेक्टर्स को दिए गए हैं, और एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन होने के बाद डोमेस्टिक बिजनेस को फॉरेन ओवरसीज कॉम्पिटिटर से फाइट करना पड़ा। इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो सभी प्लेयर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ा, एज वेल एज एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो भी सप्लायर थे, जो भी मैन्युफैक्चरर थे, दे वेर द किंग, बिकॉज बाज़ार में बहुत कम प्लेयर्स थे, सप्लायर्स थे। नाउ अभी अनलिमिटेड सप्लायर्स आ गए हैं। सो नाउ द मार्केट हैज़ बिकम कस्टमर ओरिएंटेड। एक कस्टमर को क्या चाहिए होता है? एक कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये 2 ही कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। अब हमें सारा काम कस्टमर के हिसाब से करना होता है। सो जब बहुत सारे प्लेयर रहेंगे तो सभी अपने ढंग से कस्टमर को सर्विस देंगे, आपको भी बेटर सर्विस देना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव। सो इन सब सिचुएशंस में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल बढ़ गया। और भी रीज़न है, आजकल प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है
इट हैज़ बिकम वेरी शॉर्ट। आप सोच लीजिए आपके हैंड्स में जो मोबाइल है वो देखिए एवरी 6 मंथ्स में चेंज हो जाता है। आपके घर में जो टीवी रखा हुआ है आप देखिएगा एवरी 1 ईयर में कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण वो चेंज हो जाते हैं, बाइक्स, कार्स। सो nowadays the life of product has become very short. लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट has become very short। आपको बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है कॉम्पिटिटिव प्राइस में। इससे क्या हुआ, हमें अपने ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करके नया सिस्टम एडोप्ट करना पड़ा, न्यू टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो दैट रिक्वायर्ड द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जब सभी काम नए टेक्निक से होंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट को भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और सीए इंस्टीट्यूट का यही ऑब्जेक्टिव है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, इस फील्ड में भी आप एक्सपर्ट रहो। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको इस सब्जेक्ट में मेन 2-3 चैप्टर्स हैं, एक डिसीजन मेकिंग, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक ट्रांसफर प्राइसिंग। दीज आर द मेन 3 चैप्टर्स। इसके अलावा आपको लास्ट 20-25 ईयर्स में जो बिजनेस एनवायरनमेंट में रिसेंट चेंजेस आए हुए हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो आए हुए हैं, जिसका एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखता है, उस पर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको मिलेगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप सीखेंगे एक प्रोडक्ट का लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, जो अभी इन दिनों ही हुआ, लास्ट 20 ईयर्स में ही हुआ। सो इस केस में किस तरह से आप प्रोडक्ट का प्राइसिंग करेंगे, जस्ट इन टाइम, MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बैक फ्लश कॉस्टिंग। These are the latest concepts which has arisen in last 20 to 25 years. You can say the target costing also. Most of the concepts, not all, most of the concepts were recently developed and mostly in Japan. Generally Japanese business में क्या हो गए थे, वहाँ के मार्केट में फॉरेन प्लेयर्स आने लगे, यूरोपियन कंट्रीज। इससे जापानीज प्रोडक्ट का डिमांड कम गया एंड वो लोग बहुत थ्रेट में चले गए, जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने इन सब एडवर्स सिचुएशन से बचने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट फॉलो किए, लाइक जस्ट इन टाइम, लाइक टारगेट कॉस्टिंग। ये सब जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट का ही देन है। तो ये सारे ट्रेनिंग दिए जाएंगे। कॉस्टिंग के रिसेंट डेवलपमेंट्स मोस्टली 20-25 ईयर्स, वो सब भी कवर्ड है। बट फ्रेंड्स, आपके बेसिक जो मेन चैप्टर्स है, that is chapter number 4, decision making. Chapter number 5 is also decision making, standard costing and the transfer pricing. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, they are the 4 chapters, very 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 important. यही 4 चैप्टर आपके सीए फाइनल के कॉस्टिंग का मेजर पार्ट को कवर कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्लास से हम आपको डिसीजन मेकिंग में ट्रेनिंग देंगे और डिसीजन मेकिंग के लिए अपने को कुछ बेसिक्स नॉलेज चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो अपने पीसीसी आईपीसीसी में सीखे थे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में हम आपको पीसीसी आईपीसीसी लेवल के कुछ कॉस्ट कंसेप्ट सिखाएंगे। सो फर्स्ट 2 क्लासेस विल बी बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपके हम कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। आपने पीसीसी आईपीसी में जो सीखा था वो जनरली थ्योरेटिकल था, आप गहराई में नहीं जाते हो, वहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट सीए फाइनल में ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। हमें उतने थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं चाहिए, यहाँ पे कम्प्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। फॉर दिस रीज़न आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट शुड बी क्लियर। सो लेट्स बिगिन कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे कॉस्ट, हेडिंग देना है कॉस्ट। It is the monetary measurement of resources used to produce a product or for rendering services, full stop. I repeat, it is the monetary measurement of resources used to produce a product
or for rendering services, full stop. Cost includes actual cost as well as notional cost. Cost include actual cost as well as notional cost, full stop. अब इस बात को समझेंगे ध्यान से। मैंने लिखवाया कॉस्ट का मतलब होता है आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिस इज़ अ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किया, लाइक मटेरियल, लेबर, बहुत मशीन, फैक्ट्री में काम हुआ होगा। सो आपने जो भी रिसोर्सेज यूज़ किया है उसका मॉनेटरी वैल्यू को बोलते हैं कॉस्ट। लाइक मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, फैक्ट्री में काम हुआ, फैक्ट्री का रेंट, मशीन का डेप्रिसिएशन, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है उनके सैलरीज। और दूसरा पॉइंट था रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब हो गया मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ। सो इस कोचिंग के लिए मैंने जितना खर्चा किया तुम पे, लाइक स्टडी मैट दिया गया, वो हमारा कॉस्ट है। मैं इस कोचिंग सेंटर को भाड़ा में लेकर यहाँ पे कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ये कॉस्ट है। सो जो भी रिसोर्सेज हमने यूज़ किया आइदर प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए, उस रिसोर्सेज का मॉनेटरी मेजरमेंट को कॉस्ट बोलते हैं। और इंटरेस्टिंगली सेकेंड पार्ट में क्या लिखे देखिए, कॉस्ट इंक्लूड एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नोशनल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट इस प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज़ हुआ वो, जो लेबर लगा वो, वेजेस, ये सब एक्चुअल कॉस्ट है। नोशनल कॉस्ट का मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैं बाय क्वालिफिकेशन अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं आप सबको कोचिंग दे रहा हूँ, तो इस सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट हम बता रहे हैं। आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो कॉस्ट है, आप इस क्लासरूम का जितना भी खर्चा देख सकते हो सब कॉस्ट है। बट आई माई सेल्फ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं भी तो एक रिसोर्सेज हूँ, मैं ही तो मेन रिसोर्सेज हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा भी तो कॉस्ट है। तो मेरा कॉस्ट, मैं इस इंस्टीट्यूट से सैलरी नहीं लेता, तो ऐसे तो एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर मैं कोचिंग नहीं करवा कर कहीं जॉब करता एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिस करता एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वहाँ से तो मेरा कुछ कमाई होता, मेरा इनकम होता। वो तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तुम सबको कोचिंग देने के लिए। सो इवन आई शुड रिकवर दैट कॉस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो इट इज़ नॉट रियल कॉस्ट। मैंने जो बेनिफिट सेक्रीफाइस किया, जॉब नहीं किया ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए, प्रैक्टिस नहीं किया कोचिंग के लिए, वो मैं सेक्रीफाइस किया, वहाँ से जो बेनिफिट, दैट इज़ नोशनल कॉस्ट, वो हमारा नोशनल कॉस्ट है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ तो आपको जितने सारे खर्चा दिख रहा है वो देख लेना, साथ साथ में ये भी एक रिसोर्सेज है, इनका भी तो कॉस्ट आपसे चार्ज करना चाहिए। सो इसका कोई रियल कॉस्ट नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, नोशनल कॉस्ट। सो दिस इज़ नोशनल कॉस्ट। याद रखना, कॉस्टिंग में एक्चुअल कॉस्ट भी आता है और नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट को जनरली अपने इम्प्यूटेड, IMPUTED, इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं, और वी कैन से इट वेरी क्लियरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक नोशनल कॉस्ट है, दैट इज़ ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपया है जिसे आपने FD करवा के रखा है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, 10% आपको ब्याज मिल रहा है, तो 1 लाख पे 10% ब्याज, 10,000 इज़ द रेगुलर इनकम। अब आप क्या सोच रहे हैं, उस 1 लाख का FD को तोड़वा के अपने बिजनेस में यूज़ करें, कोई एक नया सा प्रोडक्ट बनाए। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट यू आर थिंकिंग टू प्रोड्यूस, आपके पास पैसा नहीं है, अब ये सोच रहे कि उस 1 लाख का FD को तोड़वा के यहाँ यूज़ करेंगे और उसी से मटेरियल, लेबर, मशीन खरीदेंगे, मशीन का खर्चा लगेगा, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा।
सो इसका कॉस्ट होगा, इस पेन का मटेरियल का कॉस्ट प्लस करेंगे, लेबर का कॉस्ट प्लस करेंगे, फैक्ट्री के ढेर सारे एक्सपेंसेस आएगा, प्लस इसके अलावा एक नोशनल कॉस्ट भी होगा, दैट इज़ द इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड। आपने बैंक का फिक्स डिपॉजिट तोड़वा दिया, तो वो फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलता था 10,000 रुपया, अब तो आपको नहीं मिलेंगे। सो दैट विल बिकम द नोशनल कॉस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट। और अब इस जब प्रोडक्ट का प्राइसिंग करोगे, सो दैट कॉस्ट विल ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो मेक इट क्लियर, कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नोशनल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट आपके कॉस्ट के मीनिंग में है। सो आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉस्ट सेंटर dash, it means anything for which cost ascertainment is desired. It means anything for which cost ascertainment is desired. It may be product, service, department, etc. कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया, आप जिस भी चीज़ का कॉस्ट निकालना चाह रहे हो वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। लाइक आपका ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये प्रोडक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है सीए फाइनल बैच को पढ़ाने का कॉस्ट निकालना, तो सीए फाइनल बैच विल बी माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरी ऑफिस में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना, तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट। हमारे पास एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। अगर हम जानना चाह रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्या है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल बी माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिनका काम है रेगुलरली रिसर्च करना, नए नए प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी डेवलप करना। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा, कुछ इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। सो आपके बिजनेस में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आप उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, सो योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लाइक दिस, आपके जिस भी डिपार्टमेंट का, जिस भी प्रोडक्ट का, जो भी सर्विस का कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, दैट विल बिकम योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पैरा, एन एक्सपेंसेस इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। An expenses is classified as direct or indirect based on cost object, based on cost object, full stop. Any expenses which can be directly allocated to a particular cost object, any expenses which can be directly allocated to a particular cost object oblique center, it is called direct expenses. And expenses which cannot be allocated directly to a particular cost center, and expenses which cannot be directly allocated to a particular cost center oblique object, it is called indirect expenses. It's a very important classification, ध्यान से सुनिएगा। अपने पीसीसी आईपीसीसी लेवल में डिस्कस करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस को कहते हैं जो आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा,
कोई एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा तो उसके लिए ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर कोई खर्चा एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट सेंटर के लिए नहीं लगा, that is more than one cost center cost object के लगा, so that will become indirect expenses, that will become indirect expenses. For example, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, इस पेन का कॉस्ट निकालना, तो इस पेन के लिए, सिर्फ इस पेन के लिए जो खर्चा किए वो इस पेन के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट है सीए इंस्टीट्यूट के फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ाने का कॉस्ट क्या है, जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स है उसे पढ़ाने का कॉस्ट क्या है, तो इस इंस्टीट्यूट में जो खर्चा सिर्फ तुम्हारे लिए लगता है, सिर्फ सीए फाइनल बैच के लिए लगता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। बट इस रूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर का डेप्रिशिएशन, ये सब जो एक्सपेंसेस है सिर्फ सीए फाइनल बैच के लिए नहीं है, यहाँ पे आईपीसीसी के लिए भी लगता है, सीए फाइनल के लिए भी लगता है, तो ये सब खर्चा हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप कोई एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस निकालना चाह रहे हो, आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट D1, D2, D3, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अगर आप इन तीनों का कॉस्ट निकालना चाह रहे हो, D1 का अलग, D2 का अलग, D3 का अलग, ये आपके एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गए, ये भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गए, ये भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, 3 कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो कोई एक ऐसा एक्सपेंसेस है लाइक सुपरवाइज़र, एक सुपरवाइज़र है, सिर्फ वो डिपार्टमेंट 1 को ही सुपरवाइज करता है और किसी डिपार्टमेंट को नहीं, तो उनका जो सैलरी होगा इस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, नॉट फॉर प्रोडक्ट, इस डिपार्टमेंट के लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर वो सुपरवाइज़र तीनों डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता तो उनका सैलरी जो भी है ये तीनों डिपार्टमेंट में बांटा जाएगा, किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, तो विल टर्म दिस एक्सपेंसेस एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अपने प्रोडक्ट से लिंक नहीं लगाएंगे, अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लिंक लगाएंगे। आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से सोचोगे, आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट सर्विस है तो सर्विस के हिसाब से सोचोगे, आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट्स है तो डिपार्टमेंट के हिसाब से सोचोगे। अगर आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना, तो जो एक्सपेंसेस सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए लगा है दैट विल बी टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड जो एक्सपेंसेस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए लगे हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च में भी आएगा, सो उस एक्सपेंसेस को टर्म करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर बात हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट पे लिमिटेड मत रहिएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एनी एक्सपेंसेस which can be charged directly to a particular cost object या cost center, so that will become direct expenses, and जो एक particular department या center के नहीं लगेगा उसे बोलेंगे cost, उस cost को बोलेंगे indirect expenses. Okay, now very important discussion जा रहे हैं, classification of cost, classification of cost on the basis of behavior, classification of cost on the basis of behavior. इसके 3 classification है। नंबर 1 variable cost, नंबर 1 variable cost, नंबर 2 fixed cost, नंबर 3 semi variable cost oblique semi fixed expenses या semi fixed cost oblique step 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 wise WISE step wise cost। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है जो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट
हेडिंग देंगे वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट which varies proportionately with the level of activity, cost which varies proportionately with the level of activity is called variable cost. Full stop. Level of activity may be production, comma service, comma kilometer, comma machine hour, comma computer hour, etc. ध्यान से सुनिएगा, जो खर्चा आपके एक्टिविटी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वेरी करता है उसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सो आपका एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन जो पीसीसी आईपीसी में जनरली सीखते हैं कि जो खर्चा प्रोडक्शन के साथ वेरी होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ओके। बट अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो आपका प्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ पे सर्विसेज होते हैं। सो जो खर्चा आपके सर्विस के हिसाब से वेरी करेगा उस खर्चा को अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आएंगे, लाइक बसेस का एग्जांपल लेंगे, तो बस चलाने का खर्चा में फ्यूल पेट्रोल का खर्चा लगता है। पेट्रोल का खर्चा प्रोपोर्शनेटली वेरी होता है विद द किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल। जितना ही कार्स या बसेस चलेंगे ज़्यादा उतने ही आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस लगेंगे। सो अगर आप बस का एक्सपेंसेस के बारे में बात करोगे तो पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये आपके डिस्टेंस के हिसाब से है। आपको अपना ऑब्जेक्ट देखना है, आपका ऑब्जेक्ट देखना है, आपका एक्टिविटी देखना है, एंड जो खर्चा एक्टिविटी के हिसाब से होता है। अगर आप मशीन चलाने का खर्चा देख रहे हो, मशीन चलाने का खर्चा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, मशीन रन करने का एक्सपेंसेस। तो कुछ खर्चा ऐसे होते हैं जो मशीन के रनिंग टाइम के हिसाब से लगते हैं, लाइक पावर, मशीन चलने पे जो पावर लगता है, सो दैट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। सो कोई भी एक्सपेंसेस जो हमारे एक्टिविटी के हिसाब से वेरी करेंगे प्रोपोर्शनेटली, उसे अपने बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। आपकी एक्टिविटी कुछ भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, आपकी एक्टिविटी टाइम भी हो सकते हैं। रेंट, एग्जाम्पल ले रहे रेंट का, रेंट इज 5000 पर मंथ, रेंट 5000 पर मंथ है। अगर आप मंथ के हिसाब से बात करोगे, मंथ के हिसाब से एक महीने का रेंट 5000, 2 महीने का रेंट 10,000, 3 महीने का रेंट 15,000, 4 मंथ्स का रेंट 20,000। सो रेंट इज फिक्स्ड अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से सोचो तो, बट आप मंथ्स के हिसाब से सोचो, आपका एक्टिविटी है, आप चाह रहे कॉस्ट निकालना मंथ वाइज, सो जैसे जैसे मंथ्स बढ़ेगा आपका रेंट भी टोटल बढ़ते जाएगा। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, बी केयरफुल व्हाइल गिविंग डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जो भी खर्चा आपके एक्टिविटी के हिसाब से वेरी करेगा उसे बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इट मे बी योर एक्टिविटी, मे बी एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट के दो फीचर्स है, टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 1, it varies proportionately. Number 1, it varies proportionately. It varies proportionately with the activity. With the activity. Number 2, average cost remain constant. Average cost remain constant. एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, आपने एक पीस बनाया, कॉस्ट है 100, आपने 2 पीस बनाया, कॉस्ट 200, आपने 3 पीस बनाया, कॉस्ट 300, आपने 4 पीस बनाया, कॉस्ट 400। एवरेज देखेंगे, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 100/1 100, 200/2 100, 300/3
100, 400 बाई 400। अब ध्यान से देखेंगे आपके टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट वेरीज प्रोपोर्शनेटली। प्रोडक्शन 1 से 2 हुआ, खर्चा डबल हो गया। प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है आपके टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनेटली। whereas average cost per unit remain constant, average cost per unit remain constant. So this is the feature of variable cost। आपके total cost vary करेंगे proportionately whereas average cost will remain constant। No doubt practical life में हम कुछ ऐसा situation देखेंगे जहाँ पे हमारा ये variable cost proportionately vary नहीं भी करता है, ये भी आगे एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। इसको फिर से कर रहे हैं, अगर हमारा एक्टिविटी है मंथ्स 1, 2, 3, 4 और कॉस्ट है रेंट, एक महीने का रेंट 1000 रुपया, तो 2 महीने का टोटल रेंट कितना हो जाएगा 2000, 3 महीने का टोटल रेंट 3000, 4 महीने का टोटल रेंट 4000। सो एवरेज रेंट पर मंथ 1000, 1000, 1000, 1000। अगर आपके एक्टिविटी पीरियड है, अगर कॉस्ट आप पीरियड वाइज निकालना चाह रहे हैं, सो रेंट विल ऑल्सो बिकम वेरिएबल कॉस्ट। नो डाउट इट इज़ फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, बट हमारा एक्टिविटी है, हमें हमारे मैनेजमेंट ने कहा मंथ वाइज खर्चा निकालो। सो हमारा एक्टिविटी हो गया मंथ, तो जो जो एक्सपेंसेस मंथ वाइज वेरी करेगा दैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट। और ये एग्जांपल यू कैन हैव लुक, ये फिक्स्ड है, प्रोडक्शन के हिसाब से बात करेंगे, बट हमारा अभी एक्टिविटी है मंथ्स, पीरियड वाइज कॉस्ट निकालना है। सो देखिए जिस तरह से ये कॉस्ट बिहेव किया, ये कॉस्ट भी ऐसे बिहेव कर रहा है, बट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। इसे डायग्राम में, इस फर्स्ट एग्जांपल को डायग्राम में हम लोग डालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को डायग्राम में डाल के दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट और यहाँ लिखेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी। अभी लेवल ऑफ एक्टिविटी आपका प्रोडक्शन है। देखेंगे आपने एक पीस बनाया, आपका कॉस्ट 100, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400। आपने एक पीस बनाया, आपका कॉस्ट 100। अगर प्रोडक्शन आपका 2 यूनिट होता है तो आपका टोटल कॉस्ट 200। फॉर 3 पीस इट्स 300, फॉर 4 पीस इट्स 400। अगर आप 0 बनाएंगे तो आपका टोटल कॉस्ट 0 हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन आपका 0 है तो आपका टोटल कॉस्ट 0 हो जाएगा। इसे आप स्ट्रेट लाइन से मैच कर पाएंगे। ये प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हुआ, वी आर पुटिंग दिस हियर। सो दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। आप देखिए कि आपके टोटल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होते जा रहा है, जिस हिसाब से आपके एक्टिविटी बढ़ते जा रहे हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, आपके कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं प्रोपोर्शनेटली। ये स्ट्रेट होगा, आप प्रॉपर मेजरमेंट करके फिगर डालने से इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी आप मंथ्स देखोगे, months 1, 2, 3, 4, again it will have same feature 1000, 2000, 3000, 4000 you can say. So this is the diagram of total variable cost।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब कॉपी कर लेंगे इसे प्रॉपर, लेकिन स्केल यूज कर सकते हैं आप। नाउ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, so that also we can show in the diagram. एवरेज कॉस्ट, अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 यूनिट, तो आपका एवरेज कॉस्ट है 100। अगर आप 2 यूनिट बना रहे हैं तो भी आपका एवरेज कॉस्ट है 100। अगर 3 यूनिट्स बनाएंगे तो भी 100, 4 यूनिट्स बनाएंगे तो भी 100। सो इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन। अगर आप 0 यूनिट बनाएंगे तो आपका कॉस्ट भी रहेगा 0। इसलिए जब हम लोग एवरेज कॉस्ट का बनाते तो स्ट्रेट लिखते, बट इस पॉइंट को टच मत कीजिएगा, क्योंकि इफ योर प्रोडक्शन इज 0, if your production is 0, your cost will also be 0. So if you are drawing average variable cost curve, don't touch this point, because at 0 production, 0 level of activity, your cost will also be 0. So अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सो 2 फीचर्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज प्रोपोर्शनेटली, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज प्रोपोर्शनेटली, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। और we can say rent is also variable cost if our activity is what? Activity is period. अगर आप एक्टिविटी या खर्चा मंथ वाइज निकालना चाह रहे हो तो आपकी रेंट भी वेरिएबल कॉस्ट है। सो यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड। हमने फर्स्ट फीचर लिखा था वेरिएबल कॉस्ट वेरीज प्रोपोर्शनेटली। प्रैक्टिकल लाइफ में वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी डिसप्रोपोर्शनेटली ऑल्सो। हेडिंग देंगे समटाइम वेरिएबल कॉस्ट में वेरी डिसप्रोपोर्शनेटली ऑल्सो, वेरिएबल कॉस्ट में वेरी डिसप्रोपोर्शनेटली ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल cost of raw material, cost of raw material up to first 1000 units, up to first 1000 units at the rate ₹10, first 1000 units at the rate ₹10, above 1000 units at the rate ₹9। आपने अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएट किया है कि आपको बहुत बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदना है, और आपके सप्लायर ने ये कोट किया, पहला 1000 पीस का हम ₹10 करके चार्ज करेंगे, फर्स्ट 1000 यूनिट्स का ₹10 करके चार्ज करेंगे, एंड 1000 के जब ऊपर क्वांटिटी जाएगा विल बी चार्जिंग एट द रेट ₹9। सपोज आपने परचेज किया 1500 यूनिट्स,
सो आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा 1000 इंटू 10 प्लस 500 इंटू 9, 14,500। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये ध्यान से देखिएगा, पहला 1000 यूनिट तक तो कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली वेरी करते गया एंड आफ्टर डेट आपके कॉस्ट डिसप्रोपोर्शनेटली वेरी कर रहे हैं। सो यू मे गेट सम टाइम दिस फीचर ऑल्सो। इसे अगर आप अपने डायग्राम में दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से दिखेगा। लेवल ऑफ एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट, थाउजेंड यूनिट्स, 1500 यूनिट्स से वी आर राइटिंग हियर ये 10,000 है, तो पहला 1000 तक तो ये कॉस्ट होगा, इस तरह से वेरी करेगा एकदम स्ट्रेट। और जैसे आप 1000 यूनिट्स के ऊपर जाएंगे, 1000 यूनिट्स के ऊपर, तो इसके बाद आपका कॉस्ट वेरी करेगा एट द रेट ₹9। तो ये स्ट्रेट नहीं जाकर थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सो ये लोग किया, सो फर्स्ट 1000 यूनिट्स तक आपके कॉस्ट वेरिएबल है, प्रोपोर्शनेटली वेरी हो रहा है। जैसे 1000 यूनिट्स को आपने पार किया, आपके कॉस्ट वेरी हो रहा है बट डिसप्रोपोर्शनेटली। सो कीप इट इन माइंड, वेरिएबल कॉस्ट जनरली वेरी होते हैं प्रोपोर्शनेटली, बट देयर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेटली वेरी हो जाएंगे। फिक्स कॉस्ट, लिखेंगे cost which remains constant for different level of activity within certain limit, full stop. I repeat, cost which remains constant for different level of activity within certain range. Example of fixed cost: rent, salary, insurance premium, depreciation of asset, etc. ध्यान से समझेंगे बच्चे। फिक्स कॉस्ट वो होते हैं जो कांस्टेंट रहते फॉर वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी विद इन सर्टेन रेंज। एक रेंज के अंदर, एक लिमिट के अंदर आप जितना भी काम कर लो, आपके फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेंगे। पहला एग्जाम्पल रेंट दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, रेंट इज फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने एक फैक्ट्री रेंट पे लिया है, उस फैक्ट्री का कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बनाने का, तो आपका प्रोडक्शन 0 से लेकर 1000 जितना भी हो, रेंट फिक्स्ड रहेगा। से रेंट इज 10,000। आप 0 यूनिट्स बनाओ या 500 यूनिट्स बनाओ या 1000 यूनिट्स बनाओ, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूज करके आपके रेंट फिक्स्ड रहेंगे 10,000। जैसे आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी उस 1000 यूनिट्स रेंज को पार कर रहे हैं, लाइक आपका डिमांड हो गया 1000 से ज़्यादा, सो डेफिनेटली यू लाइक टू प्रोड्यूस मोर देन 1000। और आपने जो प्रेमाइसेस, जो भाड़ा में लिया है फैक्ट्री स्पेस, वहाँ 1000 से ज़्यादा बनेगा ही नहीं। सो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मैं 1000 से ज़्यादा बनाऊं, तो आपके लिए एक नया स्पेस लेना पड़ेगा। सो उसके बाद आपके रेंट चेंज हो जाएंगे। सो रेंट इज फिक्स कॉस्ट। और याद रखना, कोई भी कॉस्ट
फिक्स्ड लॉन्ग टर्म पे नहीं होता है, लॉन्ग रेंज पे नहीं होता है। इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड जिसमें फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपके कभी भी कॉस्ट फिक्स नहीं रहेंगे। रिमेंबर रेंट। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं और आप सब ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। तो इनिशियली जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो एक छोटा सा स्पेस ले 300 स्क्वायर फीट का जगह लेकर अपना ऑफिस खोल लिया एंड यू विल कैरी आउट योर वर्क। जैसे जैसे आप इस फील्ड में पुराने होते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, तो आपके क्लाइंट का बेस भी बढ़ेगा। जब क्लाइंट का बेस बढ़ेगा तो यू विल बी रिक्वायरिंग मोर स्पेस। सो आपको उस जगह को छोड़ के, जिस जगह को आपने पहले रेंट पे लिया था, आपको बड़ा जगह लेना पड़ेगा। सो इससे आपके रेंट बढ़ जाएंगे। सो एक फिक्स्ड रेंज होता है, उस रेंज के अंदर आप काम करोगे तो फिक्स कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड, और उस रेंज के बाहर जाओगे तो फिक्स कॉस्ट विल चेंज। इसलिए मैंने लिखाया वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी विद इन सर्टेन रेंज। एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट का रेंट अपने दिया। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ स्टाफ। हमारे स्टाफ जब इनिशियल स्टेज में अपने काम स्टार्ट करते, छोटा सा काम, कम टीम मेंबर्स रहते, स्टाफ कम रहते, उनका सैलरी फिक्स्ड है, कम ही लगता है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा विल बी रिक्वायरिंग मोर स्टाफ एंड हमारे बिजनेस में स्टाफ बढ़ जाएंगे तो बिजनेस के फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। सो फिक्स कॉस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक लिमिट तक ही फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, उसके बाद आपके फिक्स कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो कभी भी फिक्स कॉस्ट आएगा हमारे सामने तो ये नहीं सोच लेंगे कि फिक्स कॉस्ट है हमेशा फिक्स्ड रहेगा। बी ओपन माइंडेड, फिक्स कॉस्ट में ऑल्सो चेंज। कुछ फीचर्स लिखेंगे फिक्स कॉस्ट का। फीचर्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, पॉइंट नंबर 1, फिक्स कॉस्ट always remain constant. Fixed cost always remain constant in totality. Fixed cost always remain constant in totality. Full stop. इधर ही continue कीजिएगा। However, fixed cost may also increase. Fixed cost may also increase due to fixed cost may also increase due to inflation. Fixed cost may also increase due to inflation or capacity utilization. Capacity utilization increases beyond limit. Capacity utilization increases beyond limit. अगर आप लिमिट से ऊपर काम करने जा रहे हो, आपका जो कैपेसिटी था मे बी रूम का जिसके लिए रेंट पे कर रहे हो, अब उस कैपेसिटी के एबोव जाकर काम करना चाहोगे तो आपके फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, मेक इट क्लियर, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है, हम सबको पता है। इट मे इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपके बिजनेस का जो प्रेमाइसेस है उसका रेंट फिक्स्ड है और आपके लैंडलॉर्ड ने आपके साथ एग्रीमेंट करके रखा है रेंट विल इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। सो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर भी उसी स्पेस में काम करोगे। अगर इस साल रेंट 10,000 है तो अगले साल रेंट विल इंक्रीज टू 11,000, तो रेंट इंक्रीज हो गया। और आप अपने स्टाफ के साथ अपॉइंटमेंट जब उन्हें दिए गए थे, एग्रीमेंट किए थे कि आपके सैलरी एवरी ईयर विल इंक्रीज बाय 20%। आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके स्टाफ वही है जो लास्ट ईयर थे। अगर लास्ट ईयर आपने अपने स्टाफ को 10,000 सैलरी दिए थे, उस स्टाफ का सैलरी इस बार 10,000 से 20% बढ़ के 12,000 हो जाएगा। सो फिक्स कॉस्ट आपके इंक्रीज हो सकते हैं इन्फ्लेशन के लिए। और दूसरा बताए थे बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, ये तो समझ ही गए होंगे। हमारे बिजनेस प्रेमाइसेस का जो भाड़ा लिए थे उसका कोई लिमिट था, स्पेस लिमिट था, हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो डेफिनेटली बड़ा सा स्पेस लेंगे तो रेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड बिजनेस में ग्रोथ आ गया है तो आपके स्टाफ के रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएंगे, तो नए रिक्रूटमेंट होंगे तो स्टाफ का सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा। सो फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट बट इट मे इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन और if you exceed your capacity limit. Next,
average fixed cost keeps on changing, average fixed cost keeps on changing। आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है जो चेंज होते रहेगा। ये दोनों पॉइंट को एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रोडक्शन का, यूनिट्स टोटल कॉस्ट, आपने 1 यूनिट प्रोडक्शन किया, आपके टोटल कॉस्ट 1000 है। आपने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, आपके टोटल कॉस्ट 1000। आपने 3 यूनिट्स बनाए, कॉस्ट सेम। 4 यूनिट्स, कॉस्ट सेम। नाउ इस कॉस्ट को देखेंगे ध्यान से। आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रहे। आपने प्रोडक्शन 1 यूनिट्स किया, आपके टोटल कॉस्ट 1000 है। 2 यूनिट्स पे आपके टोटल कॉस्ट 1000। आपने 3 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, अभी भी 1000। 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, अभी भी 1000। ये हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेम आ गया। सो दिस इज द फीचर ऑफ फिक्स कॉस्ट। आपको ये देखकर पता चल रहा है कि वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी में आपके कॉस्ट कांस्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन, आपके कॉस्ट कांस्टेंट है। अब इसे टोटल कॉस्ट को एक बार रेंट समझ लेना। एवरेज कॉस्ट देखेंगे, एवरेज कॉस्ट आपने 1000 रुपीज़ खर्चा किया एक पीस बनाने के लिए, तो एवरेज कॉस्ट 1000 रुपीज़ खर्चा किया 2 यूनिट्स के लिए, तो आपके एवरेज कॉस्ट 500। 1000 रुपीज़ इज़ फॉर 3 यूनिट्स, आपके एवरेज कॉस्ट 333.33 एंड इट हैज़ कम टू 250। फीचर नंबर 1, total cost remain constant. Total cost means rent remain constant and the average cost keeps on changing. आप बॉटम से एनालिसिस करो। आपने 4 यूनिट्स बनाया था, आपका कॉस्ट 1000 है एंड द एवरेज कॉस्ट इज 250। जैसे आपके प्रोडक्शन कम गए, 3 यूनिट्स हो गया, कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट, तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो पॉइंट नंबर 2, एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। वो चेंज हो जाता है, वेरी करेगा, बिकॉज टोटल कॉस्ट तो सेम ही है। आपके प्रोडक्शन का वॉल्यूम ऊपर नीचे जाएगा तो कॉस्ट भी चेंज हो जाएंगे। एवरेज कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। बच्चे कॉपी कर लेंगे इसको। नाउ रेंट पे चर्चा कर रहे थे, इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। रेंट पे अपने वेरिएबल कॉस्ट पे भी डिस्कशन किए थे। अगर रेंट हम टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं तो रेंट इज वेरिएबल कॉस्ट। अगर रेंट को अपने प्रोडक्शन के हिसाब से, अगर अपना कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन है तो रेंट विल बिकम फिक्स्ड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे फिक्स कॉस्ट के बारे में। इन लॉन्ग रन नो कॉस्ट will be fixed. In long run no cost will be fixed. In long run no cost will be fixed, full stop। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स्ड, आई मीन टू फिक्स्ड, शॉर्ट पीरियड में ही रहता है, बट लॉन्ग पीरियड में कोई भी कॉस्ट हमारा फिक्स नहीं रहेगा। क्योंकि जनरली हम लॉन्ग पीरियड में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे बिजनेस के एक्टिविटी लेवल एक लिमिट से पार करते जाएगा। या तो बिजनेस में ग्रोथ होगा, ग्रोथ होते रहेगा तो डेफिनेटली आपके फिक्स कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, या बिजनेस में डाउनफॉल होगा, वो बहुत नेगेटिव सोच है, उसके बारे में सोचना मत। अगर किसी के बिजनेस में डाउनफॉल भी होता है तो उसके फिक्स कॉस्ट कमते जाएंगे, क्योंकि वो अपने कैपेसिटी को धीरे धीरे कमती करते जाएगा तो उनके फिक्स कॉस्ट कम जाएंगे। सो कीप इट इन योर माइंड, लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होता है, एक लिमिट के बाद आपके फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाते हैं। आइए इसे डायग्राम पे देखा जाए। पहले टोटल कॉस्ट को
लेवल ऑफ एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट अपना 1000 था, प्रोडक्शन लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन है 1 2 3 4, टोटल कॉस्ट 1000। अपने 1 यूनिट बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट 1000, अपने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो भी आपके कॉस्ट 1000, और 3 तो भी 1000, और 4 यूनिट्स तो भी 1000। अगर आप 0 बनाते हैं, 0 यूनिट्स, आपने 0 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो भी तो अगर ये रेंट को डिस्कस कर रहे, रेंट तो लगेगा। आपने अपने फैक्ट्री को 1 महीना ताला मार के रख दिया, और तो क्या लैंडलॉर्ड को आप किराया नहीं दोगे? लगेगा। सो इवन इफ यू प्रोड्यूस 0 यूनिट्स, आपके फिक्स कॉस्ट 1000 लगेगा। सो हमेशा फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। ये टोटल कॉस्ट कर्व, यही फिक्स कॉस्ट कर्व है। आपके फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, आपके फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और दिस लेवल, अगर आपका प्रोडक्शन 0 है तो भी आपके 1000 कॉस्ट होंगे। इसे भी कॉपी कर लेना, दिस आर जस्ट बेसिक्स। नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट दिखाएंगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी, वन यूनिट का 1000 से अपने यहाँ दिखा देते 1000। अगर 2 यूनिट्स बनाए तो एवरेज कॉस्ट 500, 3 यूनिट्स बनाए तो 333.33, 4 यूनिट्स बनाए तो 250। सो आपके एवरेज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वन यूनिट, एक पीस प्रोडक्शन है तो आपका रेंट 1000 लगा था, तो एक पीस का ही कॉस्ट हो गया 1000। जैसे आपका प्रोडक्शन 2 पीस हुआ, रेंट तो फिक्स्ड है, तो 1000 रुपीज़ खर्चा करके 2 पीस बनाए तो पर यूनिट का कॉस्ट हो गया 500। एंड सिमिलरली देखिए, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, फिक्स कॉस्ट तो सेम है, इन टोटलिटी आपके एवरेज कॉस्ट कमते जाएंगे। इसको रिवर्स देखिए, आपने 4 पीस बनाया, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट 250। जैसे आपके प्रोडक्शन 4 पीस से 3 पीस हो गया, आपके एवरेज कॉस्ट बढ़ गया। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे कॉपी कर लीजिए। Over everybody. It's a simple. Now come to this example. अपने जब डिसीजन मेकिंग में एडवांस लेवल में सम्स करेंगे तो बहुत सारी जगह हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा, लाइक 250 फिक्स कॉस्ट इज 250 पर यूनिट, और हमें 4 यूनिट्स का कॉस्ट शीट दिया जाएगा, 4 यूनिट्स का कॉस्ट शीट, एंड बताया जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 250, और हमें बनाना है 6 यूनिट्स 10 यूनिट्स लाइक दैट। तो अपने 250 इंटू 6 250 इंटू 10 नहीं करेंगे, हमें पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस नहीं होता है, फिर भी पेपर सेटर ने फिक्स कॉस्ट 250 पर यूनिट दिया है 4 पीस का कॉस्ट शीट बनाकर। तो अपने 4 इंटू 250 करके टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 निकाल लेंगे। अब हमारा प्रोडक्शन 3 पीस हो, 5 पीस हो, 10 पीस हो, एक लिमिट के अंदर,
तो हमारा फिक्स कॉस्ट हमेशा के लिए 1000 रहेगा। इस सिचुएशन में अगर उन्होंने कॉस्ट शीट दिया है 2 यूनिट्स का और एवरेज फिक्स कॉस्ट 500 दे दिया और हमसे बोला गया कि 5 पीस का कॉस्ट शीट बनाइए, तो इट डज नॉट मीन एक पीस का फिक्स कॉस्ट 500 रुपया तो 5 पीस का 2500, बिकॉज वी नो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है। अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट वाइज वेरी करता तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, अपने अभी अभी डिस्कस करके आए हैं। सो रिमेंबर, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है, बट हम लोग किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए, किसी सर्विस का कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड का एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड का एक रेट निकाल कर उसे प्रोडक्ट में प्लस करते हैं। सो इन्होंने 500 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है और 3 पीस का कॉस्ट शीट मांगा है, तो आप 500 इंटू 3 मत कीजिएगा, आप देखिएगा कि किस लेवल पे उन्होंने 500 रुपया निकाला। उन्होंने 2 यूनिट्स पे 500 निकाला, तो इमीडिएटली यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 500, ये टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1000। देखिए एक पीस था, एवरेज फिक्स कॉस्ट 1000, तो क्या 2 पीस का हमने 2000 लिखा? नहीं लिखा। 2 पीस का भी अपने टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 ही लिखा, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट शीट दिया था एक पीस का एवरेज कॉस्ट 1000, तो हम लोग इमीडिएटली 1 इंटू 1000 कर दिए एंड द कॉस्ट हैज बिकम 1000। और ये फिक्स कॉस्ट है, हमें पता है ये चेंज नहीं होगा। सो 1 इंटू 1000, अब 2 यूनिट्स बना तो भी 1000, 3 यूनिट्स बना तो भी 1000, 4 यूनिट्स बना तो भी 1000। यू रिमेंबर, लिखेंगे फिक्स कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। फिक्स कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो: unavoidable, unavoidable या committed, committed fixed cost, unavoidable या committed fixed cost, avoidable या discretionary, डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हम डिसीजन मेकिंग में यूज़ करेंगे आगे चलकर। फिक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज अनएवॉइडेबल ऑब्लिक कॉमिटेड, सेकेंड वन एवॉइडेबल ऑब्लिक डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। सो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 इसका एक्सप्लेनेशन: अनएवॉइडेबल ऑब्लिक कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट, हेडिंग डालना अनएवॉइडेबल ऑब्लिक कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट। लिखेंगे फिक्स कॉस्ट विच कैनॉट बी एवॉइडेड, फिक्स कॉस्ट विच कैनॉट बी एवॉइडेड, दैट इज विच विल continue to incur irrespective of decision taken, irrespective of decision taken is called unavoidable या committed fixed cost, full stop. For decision making purpose, unavoidable fixed cost is not relevant. For decision making purpose, unavoidable fixed cost is not relevant. For decision making purpose, unavoidable fixed cost is not relevant. Underline कर देना, unavoidable fixed cost not relevant. Example देखेंगे, salary of staff, salary of staff, depreciation of asset, salary of staff, depreciation of asset are example of unavoidable fixed cost. ध्यान से समझेंगे, salary of staff या depreciation of assets, स्टाफ का सैलरी फिक्स्ड होता है, अभी अपने देखे थे।
स्टाफ का सैलरी फिक्स होता है, हम काम करें तो भी स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा और नहीं करें तो भी देना पड़ेगा। सो ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट हो गया। आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे जो भी हो, आप नेक्स्ट 2-3 मंथ बिजनेस को डिसकंटिन्यू भी करोगे, शॉर्ट पीरियड के लिए बंद करना भी चाह रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता स्टाफ को बोलेंगे आज सभी स्टाफ ऑफिस खाली कर दे, कल से नहीं आएंगे, कहीं और चले जाओ काम करने, ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो कुछ पीरियड का सैलरी तो उसे देना ही पड़ेगा। नाउ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट खरीद के रखा है, प्लांट एंड मशीनरी से कंप्यूटर है आपके पास और उसका डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड ही होता है। अब आप बिजनेस बंद भी कर दो तो आपके पास तो मशीन है, तो वो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। जनरली ये सब कॉस्ट ना फिक्स्ड होते, आपके डिसीजन से अफेक्टेड नहीं होते, ये आपका लगना ही है कॉस्ट। सो ये सारे कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इरेलेवेंट हो गए। इसलिए जब अपने फ्यूचर में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में जाएंगे तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी फिक्स कॉस्ट हमारे पास आएगा तो हम पता करेंगे क्या इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इज इट कंट्रोलेबल। अगर कंट्रोलेबल नहीं है तो उसे बोलेंगे अनएवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अनएवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट या कमिटेड कॉस्ट, उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एवॉइडेबल ऑब्लिक डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। एवॉइडेबल ऑब्लिक डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट लिखेंगे इसके बारे में। फिक्स कॉस्ट which can be avoided, fixed cost which can be avoided oblique controlled is called avoidable या discretionary fixed cost is called avoidable oblique discretionary fixed cost, full stop. Avoidable fixed cost, avoidable fixed cost is relevant for decision making. Avoidable fixed cost is relevant for decision making. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। Avoidable fixed costs are relevant for decision making. Examples of avoidable fixed cost, examples लिखेंगे। Advertising cost, advertisement cost लिख सकते हैं आप। Research and development cost, staff training cost, management consultancy cost, management consultancy cost। फर्स्ट अपने एग्जाम्पल बताए थे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा फिक्स होता है, आप सबको पता है। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हमारे अवॉइडेबल होते हैं। एडवर्टाइजमेंट करना है ना नहीं करना वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम चाहेंगे अगले साल एडवर्टाइजमेंट करवाना है हमें, हमारे मे बी कोचिंग सेंटर का या जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगेगा। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाना है तो we will not have to pay advertisement expenses. So advertisement cost is avoidable. आपको बताया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आपने सोचा है किसी प्रोडक्ट के रिसर्च करना, कोई एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट तभी लगेगा अगर आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हो, रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं लगेगा। सेम इस तरह से स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो, ये भी फिक्स कॉस्ट है। अगर आपने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया तो आपके ये स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे। फिर मैंने बताया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने मैनेजमेंट कंसल्टेंट से एडवाइस ले रहे थे, वो जो कंसल्टेंट्स जो चार्ज आपसे लेंगे दैट इज फिक्स कॉस्ट, वो फ्यूचर में इनकर होगा अगर आप उनसे सर्विस ले रहे तो। अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लेना छोड़ दिया, खुद ही मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए, आपको दूसरों से कंसल्टेंसी नहीं चाहिए, सो योर दिस एक्सपेंस विल बी स्टॉप्ड। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट।
सो दो फिक्स कॉस्ट, वन इज अवॉइडेबल, नेक्स्ट वन इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब कॉमिटेड, वो इनकर होगा ही होगा, आप चाहे जो भी डिसीजन ले लो वो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज अवॉइडेबल डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है आपकी इच्छा अनुसार, अगर आप चाह रहे हैं ये काम करना तो ये फिक्स कॉस्ट लगेगा, आप नहीं चाह रहे तो नहीं लगेगा। वी कैन से एडवर्टाइजमेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। अगर मैं चाह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट करवाना अपने कोचिंग सेंटर का तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देना पड़ेगा एंड दैट इज फिक्स्ड। अगर मैं नहीं चाहता तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बेयर नहीं करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली आप क्लासीफाई करोगे, जब भी आपके पेपर में फिक्स कॉस्ट आएगा तो आप ध्यान से देखिएगा वो फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है ना अनअवॉइडेबल है। अगर कुछ नहीं कहता है तो हमारा सोच जेन्युइन पॉजिटिव, फिक्स कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल। एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल से समझाएंगे अच्छी तरह से। इसको लिखिएगा मत, इसको अभी लिखवा देंगे। रेंट, रेंट हमेशा फिक्स कॉस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक नया काम का ऑफर आया, आपके पास एक नया काम का ऑफर आया जनवरी में, एक ऑफर आया जनवरी में, ये 4 मंथ्स का काम है। तो इसके लिए आपको एक न्यू स्पेस चाहिए। न्यू स्पेस आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया फॉर 4 मंथ्स एट द रेट 5,000 पर मंथ। और एग्रीमेंट में लिखा था अगर आप छोड़ना चाहे तो 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा आपको, 1 मंथ नोटिस पहले बताना पड़ेगा। जनवरी मंथ में एक ऑफर आया किसी काम के लिए जो आपको करना है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना में काम होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। जैसे आपके पास उस काम का ऑफर आया, आपको लगा कि मेरे को एक स्पेस लेना पड़ेगा 4 मंथ्स के लिए, तो बाजू वाले आपके फैक्ट्री या जहाँ पे अभी आपके ऑफिस है बाजू में जगह खाली था, आपने इमीडिएटली लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट कर लिया 4 मंथ्स के लिए न्यू स्पेस। और एग्रीमेंट में लिखा था कि 4 महीना के लिए हम आपकी जगह किराए में लेंगे 5,000 पर मंथ। सो 4 महीना का रेंट 5,000 टू 4, 20,000 इज फिक्स्ड कॉस्ट। आप उस 4 मंथ में कितना भी चाहे प्रोडक्शन कर लो, आपका रेंट तो फिक्स्ड ही रहेगा। बट उस एग्रीमेंट में लिखा था 1 मंथ नोटिस, 1 मंथ नोटिस। अगर आप जगह छोड़ना चाह रहे हो तो आपको मेरे को 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। यानी अब हम छोड़ना चाह रहे हैं उस जॉब को, इस ऑफर में हम काम ही नहीं करेंगे, अचानक कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया ये ऑफर हमारे लिए अब प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, बट हमने एग्रीमेंट तो पहले ही करवा लिया जनवरी में, तो अब लैंडलॉर्ड को जाकर बोलेंगे भैया नहीं चाहिए, एग्रीमेंट फाड़ो, हम रेंट नहीं देंगे। तो लैंडलॉर्ड बताएगा देखिए हमने एग्रीमेंट में लिखा था अगर आप जगह छोड़ना चाहेंगे तो 1 मंथ नोटिस देना चाहिए। तो हमने तो बुकिंग करवाया था फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो हम फरवरी में उससे नोटिस दे देंगे कि चलिए फरवरी रखेंगे, उसके बाद हम ये जगह नहीं लेंगे। तो मेरे को 1 महीने का रेंट तो अब देना ही पड़ेगा, चाहे मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, मेरे को 1 महीना का उससे रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन्हें नोटिस देना है 1 महीने का। 1 महीने का नोटिस का मतलब अगर मैं जगह छोड़ना चाह रहा हूँ तो 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। अभी हम लोग जनवरी भी पार कर गए, सपोज जनवरी 20 को एग्रीमेंट किए और फरवरी से हम उस स्पेस को किराए में ले रहे हैं फरवरी में, तो अब मैं उन्हें बोलूँगा चलिए भैया फरवरी का रेंट ले लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई का रेंट नहीं लगेगा। सो रेंट इज फिक्स कॉस्ट, ये रेंट इज फिक्स कॉस्ट, ये फ्यूचर में इनकर होगा एंड दैट इज टोटल 20,000, टोटल रेंट 20,000। इसमें से 5,000 रेंट, 5,000 जो रेंट है ₹5,000 अनएवॉइडेबल,
अनएवॉइडेबल रेंट है और 15,000 रिमेनिंग 15,000 एवॉइडेबल है। एवॉइडेबल इन द सेंस कि अगर उस ऑफर को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं इमीडिएटली नोटिस दे दूंगा लैंडलॉर्ड को, मैं मार्च से ये जगह खाली कर रहा हूँ, फरवरी मंथ का भाड़ा ले लेना। तो फरवरी मंथ का जो रेंट हुआ वो तो मेरे को देना ही पड़ेगा। सो रेंट ऑफ फेब हैज बिकम कमिटेड फिक्स कॉस्ट। आप उस ऑफर में काम करो या नहीं करो, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम गोइंग ऑन दैट साइड? कोई प्रॉब्लम? नो। इज इट ओके दिस साइड सिस्टर्स? फाइन। तो ये फिक्स कॉस्ट को ध्यान में रखिएगा। 5,000 has become unavoidable and 15,000 has become avoidable। तो अगर काम नहीं करे तो ये खर्चा नहीं लगेगा। सो दिस इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका अप्लीकेशन पार्ट अपने नेक्स्ट क्लास से रेलेवेंट कॉस्टिंग में सीखेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ टर्म सीखिए, बेसिक कंसेप्ट। डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, आपके इच्छा के अनुसार आप उस ऑफर में काम नहीं करना चाह रहे हो तो आपके 15,000 का रेंट नहीं लगेगा। कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट, आपने कमिटमेंट दे दिया, जो सलमान का कमिटमेंट होता है ना, तो लाइक दैट कमिटमेंट है आपका, अब ये खर्चा लगेगा ही लगेगा। सो 5,000 का रेंट इज कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट। अब आप काम करो इस ऑफर में तो भी गया, नहीं करो तो भी 5,000 गया। सो 5,000 इज कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट। इज इट ओके? चलिए इसे एग्जाम्पल बना के लिखाएंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, योर कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर ए जॉब। Your company has received an offer for a job which will require 4 months, February to May. February to May. Full stop. For this offer, your company requires a new space. For this offer, your company requires a new space. Rent is 5,000 per month. And as per agreement, we have to give 1 month notice. We have to give 1 month notice if we want to vacate. If we want to vacate, full stop. एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसका। पॉइंट नंबर 1, here rent is fixed cost. Here rent is fixed cost. Total rent of 4 months. Total rent of 4 months is rupees 20,000. Total rent of 4 months is rupees 20,000. Point number 2. As per agreement, we will have to give 1 month notice. We will have to give 1 month notice if we want to vacate property. We will have to give 1 month notice if we want to vacate property. It means 1 month rent will continue to incur. 1 month rent will continue to incur even if offer is not accepted. Even if offer is not accepted. Therefore, committed fixed cost rupees 5,000
कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट ₹5,000, एक महीने का रेंट कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट हो गया। अब ये अनएवॉइडेबल है, अब हम ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये खर्चा लगेगा। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट। रेंट फॉर रिमेनिंग 3 months, rent for remaining 3 months is avoidable fixed cost. Rent for remaining 3 months is avoidable fixed cost. That is, it will incur. That is, it will incur if offer is accepted. It will incur if offer is accepted. So it is avoidable. So it is avoidable. Therefore, ₹15,000 is avoidable fixed cost. ₹15,000 is avoidable fixed cost relevant for decision making. Avoidable fixed cost relevant for decision making. Full stop. आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। इसका एप्लीकेशन पार्ट अपने नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। रेंट फिक्स कॉस्ट है हमारे ऑफर को लेकर, पीरियड को लेकर नहीं, पीरियड को नहीं, ऑफर को लेकर। वो ऑफर 4 months का था। अब उस ऑफर में जितना भी हम काम करें, रेंट तो 20,000 लगना है, बट उस 20,000 में से 5,000 रेंट को हम लोग बोलेंगे अनएवॉइडेबल। कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट एंड रिमेनिंग 15,000 इज एवॉइडेबल। एवॉइडेबल इसलिए हुआ अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरे को वो रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा कॉस्ट बच जाएगा 15,000 रुपया। नाउ कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे कॉमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट पे। और अभी रिसेंटली सीए फाइनल में भी क्वेश्चंस आया था, आपको आइडेंटिफाई करना था नेचर ऑफ कॉस्ट। दैट्स वाई बेसिक कॉस्टिंग के बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए हम 2-3 क्लासेस आपको बेसिक्स दे रहे हैं, सो डैट आप एडवांस लेवल में जाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और ये सारे कंसेप्ट आपको आईपीसीसी पीसीसी लेवल में ज़रूरत नहीं होता है, सो आप वहाँ से सीख के नहीं आते हो। सो यू ऑल आर कमिंग टू पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में आएंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 39 एक क्वेश्चन नंबर सी मिलेगा टॉप में। क्वेश्चन नंबर सी, ध्यान से सुनिएगा। ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑफ 125 फॉर नेक्स्ट मंथ। ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑफ 125 फॉर नेक्स्ट मंथ। ऑफिस क्लीनिंग का एक्सपेंसेस फिक्स्ड होता है। द ऑफिस इज क्लीन बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड बाय गिविंग 1 month notice. Contract can be cancelled by giving 1 month notice. Is this cost relevant to decision to close the office? अब हम अगले महीना से ऑफिस बंद करना चाह रहे हैं। बंद करने से नेक्स्ट मंथ, सपोज वी आर इन जनवरी, हम जनवरी में काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फरवरी से ऑफिस बंद कर दें। तो फरवरी से ऑफिस बंद कर दे तो क्या फरवरी में ऑफिस क्लीनिंग करवाना पड़ेगा? बंद ही कर दिए, छोड़ ही दिए ऑफिस, सर क्लीनिंग तो नहीं करवाना पड़ेगा, बट आज जनवरी चल रहा है, अब उन्हें 1 महीना का नोटिस देना पड़ेगा, यानी फरवरी का तो ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा। यस। क्या मार्च का भी देना पड़ेगा? नो। सो फरवरी मंथ में जो अपने ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस पे नहीं, ऑफिस क्लीनिंग नहीं करवाएंगे फिर भी पे करना पड़ेगा। सो क्लीनिंग एक्सपेंसेस फॉर फरवरी इज अनएवॉइडेबल एंड आफ्टरवर्ड इट इज अवॉइडेबल। आप जनवरी, सपोज आज 20 है, जनवरी 20, आज अपने नोटिस देंगे, चलो फरवरी का तो लगेगा ही लगेगा, जनवरी तो काम चल ही रहा है, फरवरी का सैलरी दे देंगे उससे, तो फरवरी मंथ का ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस अनएवॉइडेबल है और उसके बाद का अवॉइडेबल। तो हमें कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो फरवरी मंथ में
ये तो खर्चा लगेगा ही लगेगा। इधर ही टॉप में लिख देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड, full stop. As per contract we will have to give, as per contract we will have to give 1 month notice. So chartered accountant ji, office cleaning expenses of next month is irrelevant and afterward it is relevant, full stop. आप एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं, एग्जाम्पल 2 ये भी लेटेस्ट CA फाइनल में आया था। पिक आउट फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग आइटम कॉस्ट डेट कैन बी क्लासिफाइड अंडर कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट, कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। ये 5 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आया था। सो इस क्वेश्चन को करके आपको पता चलेगा बेसिक कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से कॉस्ट कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट है, दैट इज अनअवॉइडेबल, एंड कौन से कॉस्ट अवॉइडेबल है, डिस्क्रिशनरी। पॉइंट नंबर 1, एनुअल इंक्रीज ऑफ सैलरी एंड वेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बाय 5% एज पर एग्रीमेंट। आपने अपने स्टाफ के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, एवरी ईयर 5% सैलरी इंक्रीज होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दे आर परमानेंट, सो ये इंक्रीज है, ये कॉमिटेड है, आपने कमिटमेंट किया है। सो दिस इज कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट। आपको इसके लिए 1 मार्क मिल जाएंगे, सो बी केयरफुल। न्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट is recommended by marketing department for achieving sales quantity that were budgeted for at the beginning of the year. New advertisement, आप कोई पुराने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट नहीं कर रहे हो, न्यू एडवर्टाइजमेंट अभी हो नहीं रहा है, recommended by marketing मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सो ये फिक्स कॉस्ट डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है। अगर आप चाहेंगे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाना तो लगेगा, अदरवाइज नहीं। सो ये एग्जाम्पल अपने बेसिक्स में भी पढ़ के आए थे। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हियर इज डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर पास्ट 6 मंथ्स, जो पेड हो गया वो देखना नहीं है, वो सब तो जो खर्चा लग गया आप उसे नहीं देखना, आप तो आगे के बारे में सोचना है। रेंट पेबल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन द फैक्ट्री, अगले 6 मंथ्स का आपको रेंट पे करना है और प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। अगर आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है सो डेफिनेटली आपको तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि फैक्ट्री आज चाहे बंद कर दे कल पूरा क्लीन अप कर दे। सो फैक्ट्री का रेंट ये कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट है, आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसा एग्रीमेंट है कि आप जब चाहे तब छोड़ सकते हो तो डिस्क्रिशनरी हो सकता है, बट आपके प्रोडक्शन चल रहे हैं तो ये फिक्स कॉस्ट लगेगा ही। तो रेंट ऑफ फैक्ट्री फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इज कॉमिटेड फिक्स कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट ऑन ए प्रोडक्ट that has reached maturity phase in its life cycle, and research costs which may be needed on introducing a cheaper substitute into marketing for facing competition। जो खर्चा लग चुका है हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे, अब तो वो लग ही गया, हमें तो डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर के कॉस्ट चाहिए। सो रिसर्च कॉस्ट ऑन ए प्रोडक्ट दैट हैज रीच्ड मैच्योरिटी फेज, ये ऑलरेडी लग चुका है और आपके प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज में आ गया है। आपको बेसिक से बताए थे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तो ये रिसर्च कॉस्ट लग चुका है। आप जब प्रोडक्ट डेवलप किए थे, रिसर्च किए थे, तब वो आपको ध्यान नहीं देना है, हमें तो आगे के बारे में सोचना है। तो आगे के बारे में कौन सा है? एंड द रिसर्च कॉस्ट विच मे बी नीडेड, रिसर्च आपको करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको खर्चा लगेगा। सो अगर आप रिसर्च करवाएंगे किसी से तो आपको कॉस्ट लगेगा, अदरवाइज आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। सपोज आपने रिसर्च का काम आउटसोर्सिंग कर दिया है,
रिसर्च करने वाले को अगर आप काम दोगे तो ही तो रिसर्च का कॉस्ट लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। सो रिसर्च का कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, बट ये डिस्क्रिशनरी, ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था। तो रिसर्च कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। अगर आप न्यू प्रोडक्ट बाजार में लाना चाहते हैं और रिसर्च करवाएंगे तो खर्चा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नेक्स्ट, लीगल कंसल्टेंसी फी पेबल फॉर पेटेंट राइट ऑन अ न्यू प्रोडक्ट। आपने कोई नया प्रोडक्ट लाए हैं, उसका पेटेंट करवाने के लिए कोई एडवोकेट के थ्रू काम करवा रहे, उनको लीगल कंसल्टेंसी फी देना है। पेटेंट राइट हैव बीन अप्लाइड फॉर, और आपके एडवोकेट ने वो पेटेंट राइट के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है, उन्होंने लॉयर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप बीच में चाहोगे नहीं मेरे को पेटेंट नहीं करवाना है अपने प्रोडक्ट का, तो क्या आप एडवोकेट जी को बोलोगे मैं आपका वो कंसल्टेंसी फी नहीं दूंगा? यू कैन नॉट से। सो लीगल कंसल्टेंसी फी एक फिक्स कॉस्ट है जो फ्यूचर में अराइज होगा, बट इसका आपने कमिटमेंट दे दिया, सो दिस इज कमिटेड फिक्स कॉस्ट। आपको इसके लिए 5 मार्क्स मिलता है एग्जाम में। सो बी केयरफुल। अगर कोई डाउट है तो आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, और आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दैट्स इट फॉर द डे।